अच्छा सर, एनएसडी और बीएनए दोनों के आप डायरेक्टर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बीएनए स्टेट गवर्नमेंट का है, एनएसडी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो एनएसडी का कैनवास तो बड़ा है ही, लेकिन दोनों ही संस्थानों का जो लक्ष्य है, जो काम करने का तरीका है, जो कॉमन मैन तक नाट्य चेतना को पहुंचाने का तरीका है, उसमें क्या समानता है, क्या भेद है, वो थोड़ा सा बताएं। दोनों ही देखिए, दो प्राइम इंस्टीट्यूट है। मुझे भारतीय नाट्य अकादमी में भी पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। बाद में उसका मैं डायरेक्टर भी बन गया, पढ़ने का मौका मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी पढ़ने का मौका मिला, अध्ययन करने का मौका मिला। तो ये अच्छी चीज़ है कि सरकार ने 2 बड़े इंस्टीट्यूट बनाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बना, 60-65 साल से 70 साल होने वाले हैं। तो ऐसे ही ये बना, भारतीय नाट्य अकादमी बना। उसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया, राज बिसारिया वहाँ के डायरेक्टर रहे। ऐसे ही जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बना तो अलकाजी जैसे डायरेक्टर वहाँ पर आए। उन्होंने बिल्कुल बुनियादी रूप से उसको जमाने की कोशिश, उसकी बुनियाद बनाई। क्योंकि वो आए थे तो विदेश से रंगमंच पढ़ करके आए थे, पर वो भारत के रंगमंच को उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया और बहुत जल्दी से उसको पूरा एक अपनी दमखम पर उसको खड़ा कर दिया। रंगमंच के जो गुरु होते हैं वैसे ही बात रही, और ऐसे ही भारतीय नाट्य अकादमी के साथ रही कि उसमें जो राज बिसारिया थे उनके पास भी एक इंस्टीट्यूशनल सेंस बहुत मजबूत था। धीरे 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 किसी इंस्टीट्यूट को खड़ा करना है, ये बात उनमें बहुत ज़्यादा थी। बहुत भयानक किस्म की चीज़ें बिछा थी उनके अंदर फाइट करने की, और थिएटर का जो परचम को पकड़ के चलने की कि भाई रंगमंच का लेवल ये है, ये होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे ही अलकाजी साथ था कि रंगमंच का लेवल ये होना चाहिए, सिखाना ऐसा चाहिए, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, कलाकारों को ऐसे प्रोत्साहित करना है। भारत के जो कलाकार हैं, पढ़े लिखे हैं, छोटे शहरों के हैं, सबको खड़ा करके एक बनाना है। ये 2 बातें उनमें बहुत महत्वपूर्ण रहीं, इसलिए वो दोनों इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर गए और खड़े हो गए। उसके बाद बहुत एक से एक डायरेक्टर आए, एनएसडी में एक से एक डायरेक्टर आए। कारंथ जैसे लोग आए, बीवी कारंथ के बाद और बहुत लोगों ने काम किया। अनुराधा कपूर रही, बामन केंद्रे रहे जी, है ना, बीएम शाह रहे, रतन श्याम जैसे डायरेक्टर रहे, बहुत लोग आए। तो अपनी इस परंपरा को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। ऐसे ही भारतीय नाट्य अकादमी में भी राज बिसारिया के बाद बहुत लोग आए, पर राज बिसारिया इज फाउंडर जिसे कहना चाहिए। जो फाउंडर होता है ना, वो जो बना देता है मजबूत नींव, उसी पे पूरी चलता है सब कुछ। बुनियाद इतनी मजबूत होगी। अब ऐसे तो बहुत मध्य प्रदेश में ड्रामा स्कूल खुला, वो अच्छा चल रहा है, मतलब सरकार का बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला उसको। और जगह जो ड्रामा डिपार्टमेंट हैं, पटियाला में हैं, पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में हैं जी, चंडीगढ़ में है, पटियाला में है, बहुत जगह ड्रामा डिपार्टमेंट हैं, अपनी तरह से पढ़ाते हैं। अहमदाबाद में है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में ड्रामा विभाग है जी, वो अपनी तरह से काम करते हैं। पर जैसे साउथ में है, सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सीखे हुए लोग चले गए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उनको इंस्टीट्यूट को रन करना आता है, चलाना आता है, तो वहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ पर युवा रंगकर्मी जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और थैंक यू, और काम कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त ऐसा नहीं है कि नाट्य विद्यालयों में जो जाने का आकर्षण है और नाट्य विद्यालय में जाकर के अभिनय सीखने का जो आकर्षण है बड़ा है। पहले उतना नहीं था, अब संभावनाएं भी बनी हैं, अब छोटे सेंटर भी हैं। तो अभी सर जैसे अपने एनएसडी की जैसा आप बता रहे, मुझे लग रहा है सर 7 या 8 ब्रांचेज अलग 5 सेंटर हैं, 5-6। एक बनारस में है जो शास्त्रीय नाटक को सिखाता है, अच्छा, एक त्रिपुरा में है जो टीचर ट्रेनिंग के लिए है, एक सिक्किम में है जो वहाँ का एक रंगमंडल है और ड्रामा स्कूल है जी, एक बेंगलोर में है जी, रीजनल, वहाँ की रीजनल के साथ शुरू हुआ था पर एक इंडिपेंडेंट बन गया है, और एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। जम्मू कश्मीर में भी एक सेंटर खुला है, एक तरह से वहाँ पर भी एक वर्कशॉप ट्रेनिंग चलती है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपना विस्तार किया है, देश भर में विस्तार किया है। ऐसे ही भारतीय नाट्य अकादमी में भी 2 साल का डिप्लोमा है जी, साथ में रंगमंडल है, और देश साल भर कुछ ना कुछ गतिविधियाँ बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर के चलती रहती हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन जितना कर सकता है कोई इंस्टीट्यूशन, वो उतना ही कर सकता है। आपको एडमिशन दे सकता है, आपको पढ़ा सकता है, आपको थिएटर के लिए एक विचार दे सकता है। जब तक आप वहाँ पर हैं आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसके बाद करना तो आपको ही है। पूरे समय जो कर सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं,
वो जो पार्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं उनके लिए वो थिएटर पार्ट टाइम है, बाकी दूसरा काम भी करते हैं जी। पर जो पूरे समय करते हैं वो अलग अलग तरह के आर्टिस्ट होते हैं। और जो अपने क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर रीजन में काम, हमेशा अपने रीजन में जाके काम करना अच्छा है क्योंकि वहाँ सपोर्ट अच्छी मिल जाती है जी। ठीक है, नेम फेम जो है वो अलग चीज़ है, पर अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं और अपने एरिया में जाके काम करते हैं वो अच्छा है। कुछ दिन काम करते हैं 3-4 साल, वो भी बहुत अच्छा है। जाकर के अपनी रूट्स के साथ अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं, उसके बाद फिर कहीं कहीं कुछ करें, वो आपकी स्वतंत्रता है। पर अपने रीजन में लौट जाएं और वहाँ जाके कुछ काम कर लें, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, अब रंगमंच में रह के अपना आया है तो भैया आपको 10 से 5 की नौकरी जैसी तो नौकरी है नहीं वो और सैलरी मिलेगी ऐसा भी नहीं है। आपको इसी में ही संतुष्ट रहना है, इसी में ही संभावनाएं खोजनी है। अगर आपने रंगमंच को चुना है तो मतलब उसकी अपनी जो भी रिटर्न है वो रिटर्न में ही आपको संतुष्टि रहनी पड़ेगी। फिर आपकी अपनी एक टैलेंट है कि आप इससे कितना बन जाते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग टीचर बने, पहले आर्टिस्ट बने, फिर एक्टर बने, फिर डायरेक्टर बने, फिर बाद में एक टीचर बन गए। अब लोग ज़रा रंगमंच के जो टीचर होते हैं उनको कैसे पता चलेगा क्या है, एक्टिंग के टीचर कैसे पढ़ाते, उनको पढ़ाना कैसे, एक्टिंग कैसे पढ़ाई जाए, वो सब कुछ उनकी बातें हैं जो वो दूर से देखते हैं। पर जो समझते हैं इस बात को कि ये एक सचमुच की ट्रेनिंग है, इसमें सब कुछ विधिवत तरीके से सिखाया जाता है, आपके अंदर संस्कार पैदा किए जाते हैं, आपके अंदर एक समझ पैदा की जाती है। फिर कुछ टेक्निक्स भी हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ थिएटर के अपने एक रूल्स हैं, एथिक्स है, उन सबको लेके आप काम करते हैं। इसलिए थिएटर करने वाले जो ऊंचाई पे पहुंच गए हैं उनको नए आने वाले थिएटर करने को बढ़ावा देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो इंस्टीट्यूशन से सीख कर जा रहे हैं उनके सीखने के समय की कदर करनी चाहिए कि भाई वो आदमी सीख के आया है, वो आदमी 3 साल दिए हैं या 2 साल दिए हैं, उसमें कुछ तो किया होगा। तो उस तरीके से उसको देखना चाहिए जो देखा भी जाता है। और दूसरा ये कि किसी इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, इसको भी बाहर बैठ के लोग जो होते हैं उनको शंका की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि एनएसडी वालों का तो अपना एक स्टाइल होता है, अलग ढंग से इसी स्टाइल में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए सब जो करते हैं, आप बता दो मैं कैसे बोला जाएगा, आप बताओ। जो सीख के आ रहा है उसने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, और नहीं सीखा है तो वो उसको वक्त सिखा देगा, टाइम सिखा देगा, अपने आप वो लड़खड़ाता हुआ कभी ना कभी तो चलने लग जाएगा। तो वो कोई बात नहीं है। वो हमारे पास तो ये है कि जो आर्टिस्ट बन गया, जिसको शौक है, वो हमारे लिए काउंटेबल है जी। हमें उसको अपनी डायरी में नोट करना कि भाई इस लड़के को कुछ आता है, ये कुछ करना चाह रहा है। बीइंग ए टीचर, एक तरफ आप जहाँ बिल्कुल इंडिया की क्रीम को सिखाते हैं एनएसडी में, बिल्कुल 25 सेलेक्टेड लोगों को, दूसरी तरफ बिल्कुल रॉ जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते उनको भी सिखाने में आप उतने ही कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है, बीइंग ए टीचर जी, वी नो द टेक्निक्स जी, वी नो द पावर ऑफ दिस एजुकेशन जी, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशन, डिसिप्लिन, सेंसिबिलिटी, सब की लाज रख के हमको काम करना पड़ता है। अगर हम किसी विधा के टीचर हैं और विधा वो थोड़ी सी रेयर है तो हमको हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। जितनी देर काम कर रहे हैं फिर आगे चला जाता है आदमी, फिर उसके आगे चला जाता है, तो चलता रहता है। तो एक जिसे कहना चाहिए फ्लो ऑफ लाइफ है, उसमें रहते हुए आप कितना कर सकते हैं, फिर उसी से आपकी ना एनर्जी बनी रहती है। रंगकर्मी जो भी हैं वो बहुत सक्रिय रहते हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते, वो आराम से नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ खड़ा करना ही है, किसी ना किसी चीज़ का विरोध करना ही है, किसी न किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना ही है, कोई ना कोई ऐसे पहलू देना ही है जो इनलाइटमेंट कर दे। तो वो थिएटर वाला वो आर्टिस्ट से कहेंगे हम, उसे आर्टिस्ट नहीं कहेंगे, जिसमें हलचल ना हो, उथल पुथल ना हो, कुछ करने की वो ना हो। सर एक नाम एकदम से क्लिक किया मेरे माइंड में, सफदर हाशमी साहब का। वो एक पॉलिटिकल साइड अलग है जो उनके साथ हुआ है, जो वो एक अलग मैटर है, बट एज एन आर्टिस्ट, और मैं उस चीज़ को ये देखता हूँ कि
वो जो भी उनका मर्डर हुआ, जो भी हुआ, बट वो कोई नक्सलाइट तो थे नहीं, बंदूक लेकर तो लोगों को मार नहीं रहे थे, वो केवल नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो वो एज एन आर्टिस्ट जो उनकी पावर थी कि लोग मतलब जो थॉट वो कन्वे कर रहे हैं वो थॉट लोगों तक पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं रूलिंग पीपल को ये एक इनसिक्योरिटी हुई कि भाई इस व्यक्ति का थॉट इतने लोगों तक जा रहा है और कहीं ये हमारे लिए डेंजरस है। तो एज एन आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं सफदर साहब जो के बारे में? कमिटेड आर्टिस्ट होते हैं जी, जैसे सफदर हाशमी की आप बात कर रहे जी। हैं, जो कमिटेड होते हैं, कमिटेड मतलब समाज से जुड़े हुए हैं, जी, अमीर गरीब के मतलब को समझाने वाले, जी, कमज़ोर को उठाने वाले, जी, है ना, कमज़ोर की आवाज़ को उठाने वाले, लोगों को जगाने वाले, जी, जो ऐसा किस्म का थिएटर करने वाले होते हैं, उनके पास साथ रिस्क तो रहता ही है। किसी के भी जहन में आ जाए कि साहब, किसी को भी अखाड़ने लग जाते हैं, तो वो ऐसा ही हुआ। किसी फेनेटिक के दिमाग में आ जाए कि साहब ये तो ये इसको बोलने नहीं देना है, तो वो कुछ भी कर देगा। हमको कोई पीछे पड़ जाए कि हमको ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, इसको किनारे करो, तो कुछ भी हो जाएगा। तो वो कमिटेड थे। सफदर हाशमी से आज इतने सालों के बाद जो सोशल कमिटमेंट है ना, वही समझ में आता है कि सोशल कमिटमेंट है। अगर आपको कुछ बात करनी है तो सड़कों पर उतरना पड़े तो सड़कों पर उतरो, नुक्कड़ नाटक करना है तो नुक्कड़ नाटक भी करो, समाज को जगाना है तो जगाओ। वो उनका एक टूल था, थिएटर उनके लिए एक टूल था। आपका तो सर मिलना हुआ होगा सफदर हाशमी साहब? हाँ, कई बार। तब तक एज ए ह्यूमन बीइंग आपने कैसा पाया उनको? बहुत जिंदा दिल थे। अच्छा। उस वक्त हम लोगों को थिएटर में तो उतना कोई जगह नहीं मिली थी, क्योंकि हम थिएटर में जब उस वक्त एक थिएटर देख रहे थे, तब मैंने उस दौरान कई नाटक देखे, प्रभाव भी पड़ा, और उस प्रभाव की वजह से फिर सोच रहा है कि थिएटर करेंगे, थिएटर में जाएं, तो कोई थिएटर में हमको ले ले, कोई थिएटर में हमको मौका दे दे, किसी संस्था ने हमको तो वो चीज़ पैदा हुई नाटक देखने के बाद। उस वक्त जो सफदर हाशमी के साथ मतलब अपने को जो कामरेड कहते थे, कामरेड कहने जैसे बोले, तो कामरेड का मतलब क्या है? जो कमिटेड है जी, समाज के लिए कमिटेड है, वही व्यक्ति कुछ कामरेडशिप है। कामरेड कोई एक, मैं समझता हूँ, किसी विचारधारा का नाम नहीं है जी। अच्छा। कामरेड मतलब कमिटेड मैन। तो वही बात होती है, किसी के अंदर भी कामरेड होने का गुण आ सकता है ना, किसी के अंदर भी समाजवादी होने का गुण आ सकता है, किसी के अंदर भी साम्यवादी होने का गुण आ सकता है, किसी के अंदर भी आप कहें ये दक्षिणपंथी है, ये कहना चाहिए पूर्वपंथी है, तो इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। पर वो सिर्फ उनके लिए हैं जो उसको लेके चलते हैं, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है। सबको देश की आन प्यारी है, देश सबको प्यारा है, सबको देश की चिंता है, सब देश से जुड़े हुए हैं, जहाँ जिस भी हम दायरे में रहते हैं उसको जुड़े हुए हैं, फिर इसके लिए कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट को, हम भी आर्टिस्ट हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, कोई लेखक है, कोई पेंटर है, कोई राजनीतिक है, कोई समाज सुधारक है, सब लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। तो किसी को भी, जैसे हमारे यहाँ देश में ये बड़ी बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है जी। दूसरे बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ ऐसी आज़ादी नहीं है। यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें जज्बा भी कम है। कई देशों में ऐसा है जज्बा बहुत हाई है, विरोध का, प्रोटेस्ट का या डेमोक्रेटिक जज्बा बहुत हाई है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। हम अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल डरते नहीं हैं। कोई भी कुछ भी हो, चाहे इधर की पार्टी हो उधर की पार्टी, सब बोलते हैं। जिसको जो मौका मिलता है वो कहता है अपनी बात, दूसरा सुनता है। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। जो सुन रहा है वो भी तो सोच रहा होगा कि भाई मैं, तो ये चीज़ वो है। तो हम कोई वर्तमान जो राजनीति है उसमें वही जो लोग हैं जो शांत रहते हैं और समझदारी से काम करते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही कुछ के मन में कुछ बोल दिया, वो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, उसकी क्या कीमत है।
इसने कुछ बोल दिया, इसने उसको बोल दिया, ऐसे बोल दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आप समझदारी से देश की मजबूती के साथ उसको टूटना ना दें, बैलेंस को खराब ना होने दें। समझदारी इसमें है जी। आप कितनी समझदारी से कर ले जाते हैं, ये आपका प्रतिभा है। मैं कितनी समझदारी से कर ले जाता हूँ, ये मेरी प्रतिभा है। मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ, तो आप मेरा सम्मान मत करो, मेरी समझदारी तो समझो। सम्मान मत करो, समझदारी मेरी को तो वो दो, तो वही चीज़ है। तो अब जो दौर है राजनीति का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो बातें हैं पीछे रह गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरानी पड़ गई, उनकी वैल्यू नहीं है, पीछे रह गई। वो पीछे रह के वहीं पर खड़ी हुई हैं। वहाँ से आप चाहें तो उनको मुड़ के देख सकते हो कि भाई ये भी था, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमको अपने अतीत से थोड़ा सा गौरवान्वित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कैसा पहले कुछ था ही नहीं। अरे पहले भी बहुत कुछ था, अभी उससे ज़्यादा है, चलो, और आगे शायद उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो पहले था उसे बिल्कुल जीरो तो कहना शायद ठीक नहीं। हम अब कई बार आवेश में बोल जाते हैं, बोल जाते हैं। आज जब मनमोहन सिंह जी नहीं हैं तो उनकी बातों को सब लोग याद कर रहे हैं, उनकी उदारता को, उनकी कॉमन मैन से जुड़े होने की बात को सब बोलते हैं। जब एक ऐसा भी था टाइम जो कहते साहब राजनीति में वो इसका रबर स्टैंप है, ये है, वो है। तो ये मनुष्य की एक नेचर है, पर वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसके जीते जी नहीं होता। जिस क्षण वो अपने प्राण त्याग कर देता है, उस वक्त तो उसकी सारी अच्छी बातें सबको याद आ जाती हैं। वो अच्छा ही तो होता है, वो कहाँ से खराब होता है, अच्छा ही तो होता है। वो देश के अगर किसी ऊंचे पद पर बैठा है तो देश का भला ही करेगा, नुकसान थोड़ी कर देगा। नुकसान कर ही नहीं सकता वो, उससे नुकसान होगा ही नहीं। दिमाग तो उसके पास भी है, वो सोचेगा यार ये सही है, ये गलत है, गलत को नहीं करना, सही करना है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे चुप रहना है भाई, मौन। पर मुझे जो करना है मैं चुपचाप वो कर दूंगा। अब जैसे मनमोहन सिंह ने पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्मिस्ट कर दिया, पूरा एकदम समझा दिया कि हमारी देश की इकोनॉमी ये है, अगर इस पे चलोगे तो अभी 100 साल तक तुम गड़बड़ाओगे नहीं। आइडिया आ गया दिमाग में उनके, उन्होंने अपनी उस वक्त लाए नहीं थी तो वो काम कर गई। एकदम विश्व में हमारा जो इकोनॉमी सेटल हो गई, एकदम सेटल कर दिया। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ हैं जो कुछ भी हो जाए प्राइस को बढ़ने नहीं देते, थोड़ा बढ़ता फिर खींच के नीचे ले आते हैं। उन्हें पता है कि महंगाई खराब चीज़ है, वो खींच के वापस ले आते हैं। और वो भी ना लाएं, हमारा देश इतना कल्टीवेटिंग है कि अपने आप ही नीचे ले आता है सब चीज़ें। कुछ दिन कोई चीज़ महंगी रहेगी, उसके बाद वो 2 रुपये की बिकेगी। फिर तो हमारे साथ तो प्रकृति है, यहाँ बर्फ़ थोड़ी पड़ती है, बर्फ़ तो हिल स्टेशन में पड़ती है। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पूरे देश में बर्फ़ पड़ती है, फिर हमारे यहाँ नहीं है। हम तो मज़े से रहते हैं, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, सर्दी में गर्मी जैसा अनुभव करते हैं। पर कोई ऐसे मुल्क हैं जिनकी जलवायु ऐसी जो पूरे देश में सर्दी रहती है 6 महीने, तो वहाँ के लोग भी जिंदा रहते हैं। तो हमारे साथ थोड़ा प्लस पॉइंट है।